हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएनएस एजुकेटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि सीयूईटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में आपके पक्का इससे 1 से 2 या 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और ये आपका, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिच और फॉल्ट आ रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाए। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, और साथ ही साथ सीयूईटी स्पेशल में जितने भी क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं उसको, करंट अफेयर को आज हम लोग टैकल करेंगे। और उसके साथ साथ स्टैटिक जीके जो भी उनसे और क्वेश्चन भी बन सकते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे ध्यान से। ठीक है, तो वेलकम बैक दोस्तों डीएनएस यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर 7 AM कर देना है, 7 AM पर आपका क्लास होगा, कल से कोशिश मैं करूँगा। चलिएगा ध्यान रखिए, पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। अच्छा हाँ, मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि सीयूईटी एग्जाम के लिए आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2023 के लिए, तो आप डे नाइट स्टडी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिएगा पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हेयर एनडीबी स्टैंड फॉर न्यू डेवलपमेंट बैंक। पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे एनडीबी की बात की गई है। एनडीबी का मतलब होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एनडीबी ने हाल ही में एक दरअसल अनाउंसमेंट किया है कि ब्राज़ील के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है दिल्मा वाना रूसेफ, उनको बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है ना, उनको बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। कौन से बैंक का? एनडीबी का। क्या? एनडीबी का। ठीक है, एनडीबी का मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसी को ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? ब्रिक्स बैंक भी कह देते हैं। और मैं बताऊं कि ब्रिक्स बैंक जो है वो 5 कंट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रिक जो है वो ब्रिक्स 5 कंट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन है। दरअसल उसी का ये एक बैंक है, ब्रिक्स बैंक। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है संघाई में। कहाँ है? संघाई में। ठीक है ना, चाइना। ध्यान रखेंगे। बाद में दरअसल साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया। इससे पहले 4 ही कंट्री हुआ करते थे। ठीक है, और मैं अगर बात करूं ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील का जो कैपिटल है ब्राजीलिया है। यहाँ पे कंट्री का नाम आया है, तो कंट्री का नाम अगर आया है तो आप उसके कैपिटल और करेंसी को ध्यान रखेंगे। ब्राज़ील का कैपिटल ब्राज़ीलिया है और करेंसी है रियाल। ठीक है, क्या है? रियाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन, आइए देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट दिल्मा वाना रूसेफ हैज रिप्लेस्ड हुम, यानी ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति दिल्मा वाना रूसेफ ने किसकी जगह ली है। तो दिल्मा वाना रूसेफ तो बन गए हैं इसके चेयरमैन। ठीक है, एनडीबी के, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के, जिसको ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। तो उन्होंने किसकी जगह ली है? तो उन्होंने मार्कस ट्रोज्यो की जगह ली है। इससे पहले मार्कस ट्रोज्यो जो है इसके चीफ हुआ करते थे। ठीक है, तो मैं बता दूं व्लादिमीर पुतिन जो है यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है वो रशिया के, अगर बात करें व्लादिमीर पुतिन की, तो रशिया के प्रेसिडेंट हैं। किसके प्रेसिडेंट है? रशिया। रशिया का कैपिटल मॉस्को और करेंसी जो है वो है रूबल। ठीक है, एंजेला मर्केल जर्मनी की चांसलर हुआ करती थी, लेकिन अभी फिलहाल में वो जर्मनी की चांसलर नहीं है। ठीक है, तो जर्मनी का कैपिटल क्या है? बर्लिन है जर्मनी का कैपिटल। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नदी बहती है जिसका नाम है राइन रिवर। ठीक है, राइन रिवर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसकी थिकनेस को बढ़ा लेता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे ही अरहर की कीमतें बढ़ी हैं, केंद्र ने स्टॉक की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। यानी अरहर की कीमत इस वक्त बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आप कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, बहुत सारे दाल के रेट ना अनएक्सपेक्टेडली बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, और उसके लिए सरकार समय समय पर कदम उठाती रहती है। तो इस समय केंद्र सरकार ने एक समिति बनाई है जिसके अध्यक्ष जो है वो सचिव जो होंगे निधि खरे होंगे। ठीक है ना, तो उस समिति का गठन जो किया गया है उसको ध्यान रखिएगा।
समिति का जो गठन किया गया है वो किसके अंडर में है। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अरहर के स्टॉक की निगरानी के लिए जो समिति का गठन किया गया है उसके अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखिए, या उसके सचिव कौन है, तो निधि खरे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि अध्यक्षता में किया गया है, तो निधि खरे किया गया है। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन आपसे कुछ और पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि समिति का गठन किस विभाग द्वारा किया गया है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स यानी विदेशी मामले, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स या नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो जागो ग्राहक जागो का आप सिंबल भी देख पा रहे होंगे। और इसी के साथ साथ मैं अगर बात करूं तो एक होता है FSSAI। आप देखते होंगे कोई भी खाने वाले सामान पे FSSAI का आपको सिंबल देखने को मिलेगा। फूड स्टैंडर्ड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये दरअसल फूड की सिक्योरिटी को जांच करने के लिए बनाया गया था। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फूड के स्टैंडर्ड को जांच करता है। ठीक है, चलिए ये बात ध्यान रखिए। अच्छा, मैं अगर बात करूं कि जो समिति का गठन किया गया है वो किस विभाग द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर होगा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है, यानी उपभोक्ता मामले जो है इसके डिपार्टमेंट के अंतर्गत किया गया है। ठीक, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर मिनिस्टर की, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे हैं नरेंद्र तोमर। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मैं बात एक और करूं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है स्टैटिक जीके में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1986 में। कब आया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। इसको ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के सबसे युवा प्रथम मंत्री बनेंगे। प्रथम मंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं। हमजा यूसुफ ने स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नेतृत्व में प्रतियोगिता जीत ली है। वह निकोला स्टार्जन की जगह स्कॉटलैंड के पहले मंत्री बनने को तैयार हैं और बहुत ही यंगेस्ट मंत्री बनने को तैयार हैं। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्कॉटलैंड के यंगेस्ट इस वक्त मिनिस्टर कौन बने हैं, तो उनका नाम है हमजा यूसुफ। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ध्यान रखिए, वो पूछा गया है कि हमजा यूसुफ की उम्र क्या है। व्हाट इज़ द एज ऑफ हमजा यूसुफ। ठीक है, तो क्या वो 37 साल है, क्या वो 35 साल है, क्या 56 साल के हैं, 56 इंच का सीना है, नहीं ऐसा तो नहीं है। वो 56 साल के होंगे तो यंगेस्ट कहाँ से होंगे। ठीक है, तो 38 साल उनकी उम्र है जो कि स्कॉटलैंड के मंत्री बने हैं। ठीक है ना, स्कॉटलैंड जो है ध्यान रखिए, अगर स्कॉटलैंड की बात करें तो ये दरअसल ग्रेट ब्रिटेन का ही एक पार्ट है। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन का ही एक पार्ट है, क्योंकि आपने नाम सुना होगा, 3 नाम आपने बहुत सारे सुने होंगे बहुत बार। एक कभी कभी सुना होगा ग्रेट ब्रिटेन, एक बार सुना होगा यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड। ये दरअसल तीनों एक ही देश हैं, लेकिन दरअसल इंग्लैंड एक अकेले देश का नाम है। लेकिन जब बाद में 1707 में 1707 में स्कॉटलैंड को मिला दिया जाता है, तब ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है ना, एक ट्रीटी के तहत, ट्रीटी ऑफ यूनियन के तहत मिला दिया जाता है। इसी के तहत 1707 में यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। जब इंग्लैंड में स्कॉटलैंड मिलता है तो बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम में ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम में जब मिलता है क्या, जब मिलता है आयरलैंड, ठीक है, और वेल्स, ये दोनों मिल जाता है 1801 में, तब जाकर ये बनता है ग्रेट। क्योंकि ग्रेट कब हो जाएगा, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड और वेल्स, ये बहुत सारे कंट्री एक साथ मिल गए ना, तो ये हो गया ग्रेट ब्रिटेन। तो ये बहुत सारे कंट्री का जब ग्रुप हो जाता है तब कहलाता है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 38 साल की उम्र उनकी
है। ठीक है, चलिएगा। देखिए अभी हाल ही में ना भारत और अफ्रीका के बीच एक युद्ध अभ्यास पुणे में आयोजित किया गया है जिसका नाम है एफ इंडेक्स। अब एफ इंडेक्स का मतलब क्या है? अफ्रीका, ए एफ का मतलब अफ्रीका, ए आई एन डी का मतलब इंडिया और ई एक्स का मतलब एक्सरसाइज। अफ्रीका इंडिया एक्सरसाइज 2023 का आयोजन पुणे में किया गया है। कहाँ किया गया है? पुणे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि एफ इंडेक्स जो है वो कहाँ किया गया है इस बार एक्सरसाइज, तो किया गया है पुणे में, ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछा गया है कि कॉन्क्लेव का पहला संस्करण जो है वो आपको मैंने बताया कि पुणे में आयोजित किया गया है 28-29 मार्च को। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है, आइए देख लेते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो डिफेंस मिनिस्टर कौन है? इसका आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जो है वो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, हाँ, और एक बात जरूर कमेंट सेक्शन में आप ये बताइएगा इंडिया के सीडीएस कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं वो हैं अमित शाह। कौन है? अमित भाई शाह, बाबा नायक जी। ठीक है, समझ रहे हैं। अब मैं आगे बात करूं तो देखिए बहुत सारे युद्ध अभ्यास जो है वो भारत दूसरे देशों के साथ करता है, आपको याद रखने होंगे कौन कौन से। देखिए एक होता है गरुड़ युद्ध अभ्यास। क्या? गरुड़ युद्ध अभ्यास। एक होता है वरुण युद्ध अभ्यास। ठीक है, शक्ति युद्ध अभ्यास। ये तीनों जो है भारत का इंडिया और फ्रांस के बीच जो है युद्ध अभ्यास है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंडिया और फ्रांस के बीच है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक युद्ध अभ्यास है वज्र प्रहार। ठीक है, ये किसके बीच होता है? ये होता है इंडिया और यूएसए के बीच, यानी इंडिया और अमेरिका के बीच। ठीक है, एक युद्ध अभ्यास का नाम है सूर्य किरण। क्या नाम है? सूर्य किरण। ये किसके बीच होता है? ये होता है इंडिया और नेपाल के बीच। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक और युद्ध अभ्यास की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, अजय वॉरियर। अजय वॉरियर। ठीक है, और इंद्रधनुष। ठीक है, अजय वॉरियर और इंद्रधनुष, ये दोनों युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और ब्रिटेन के बीच है। ठीक है, भारत और ब्रिटेन के बीच। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आपको इतनी युद्ध अभ्यास याद हो गए होंगे। नोट कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इससे पहले कि कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं दे दूं, आईडीएफसी जो है इसका फर्स्ट बैंक जो है ऑफलाइन खुदरा भुगतान के लिए परियोजना शुरू करने जा रहा है स्वीडिश कंपनी कुंचिफ्रस के साथ मिलकर के। उसने भारत के साथ साझेदारी की है, भारत के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ साझेदारी की है। इसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल। ठीक है, कंपनी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आईडीएफसी का फुल फॉर्म आपने देख लिया। तो इसमें पूछा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है राजीव लाल। ठीक है ना, राजीव लाल हैं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं अगर बात करूं आरबीआई के इस वक्त के चेयरमैन कौन है, तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। इसके चेयरमैन जो हैं वो हैं शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि एसबीआई का चेयरमैन कौन है, एसबीआई का चेयरमैन कौन है और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। ठीक है, तो आईडीएफसी ने जो परियोजना शुरू की है स्वीडिश कंपनी के साथ मिलकर के, जिसका नाम कुंचिफ्रस है, उसने खुदरा भुगतान के लिए जो कहा जा सकता है कि रिटेल पेमेंट के लिए आईडीएफसी बैंक के साथ एक मर्जर किया है, एक पार्टनरशिप किया है स्वीडिश कंपनी ने। तो आईडीएफसी बैंक के कौन है अध्यक्ष? राजीव लाल। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किस देश की कंपनी के साथ इस वक्त एक पार्टनरशिप किया है जिसके साथ वो रिटेल पेमेंट शुरू करने वाली है। तो कंपनी का नाम है स्वीडिश कंपनी नाम है और कंपनी के देश का नाम है स्वीडन। ठीक है ना,
वो देश का कौन सा है जहाँ की ये कंपनी है? तो स्वीडन। स्वीडन का कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। क्या है? स्टॉकहोम उसके कैपिटल का नाम है। और स्वीडन के स्टॉकहोम में ही नोबेल अवार्ड दिए जाते हैं। नोबेल अवार्ड यहीं पे दिए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये होता है आज का कंप्लीट आपका 5 क्वेश्चन। और आपने बहुत सारे और भी स्टैटिक जीके इसमें देखे, तो एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।